गाइस 2-3 मिनट वेट करते हैं जरा। मैंने 6:15 का टाइम दिया था, तो लेट्स वेट फॉर कपल ऑफ मोर मिनट्स। तब तक आप लोगों का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से बेटा। कोई अगर आपको डाउट है किसी पॉइंट पे जितना भी हमने किया है उस चीज को लेकर। हाँ परीक्षा बताओ। सर, हाँ एक ही जो करके निशा। टेस्ट हुआ। हाँ एक सेकंड रुकना निशा। हाँ परीक्षा बताओ बेटा, आप क्या कह रहे हो। निशा आ रहा हूँ आपके पास वापस। हाँ परीक्षा तेरी आवाज थोड़ी हल्की आ रही है बेटा, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजी थी। मेरे को कुछ समझ नहीं आया बेटा, तू क्या कह रही है व्हाट्सएप पे। परीक्षा तेरी आवाज नहीं आ रही बेटा, या तो मुझे एक बार मैसेज कर, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज देख लेता हूँ क्या कह रही, कुछ समझ नहीं आया मुझे। अच्छा जो तूने डाउट्स भेजे थे, ओहो परीक्षा सॉरी, मैं तेरे को दोबारा कॉल करना भूल गया। कॉल करना रह गया था, तो वो डिस्कस कर लेता हूँ मैं भी डाउट्स। ठीक है ठीक है। और निशात आप क्या कह रहे थे, बताओ बेटा। सर, जो अभी टेस्ट हुआ था हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का, तो उसमें था कि हमने कार्तिक से गुड्स खरीदे थे क्रेडिट पर। तो उसमें कार्तिक हम उसमें नाम नहीं लिख सकते नहीं नाम लिख जैसे सकते हैं बेटा, क्रेडिट। लेकिन नाम लिखते नहीं है ना नॉर्मली। देखो हम जर्नल को डिटेल में बनाते हैं। जब अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ स्टेप 1 टू अंडरस्टैंड अकाउंट्स, तो वहां पे हम डिटेल में अलग अलग नाम से अकाउंट नहीं खोलते, वरना सोच अकाउंटिंग इक्वेशन तो अनएंडिंग हो जाएगी। अगर तेरे चार चार अगर क्रेडिटर या चार डेटर हो जाएंगे तो 8 लाइन आइटम तो यही हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसलिए हम वहां पे नॉर्मली डेटर और क्रेडिटर लिख देते हैं। उसका लॉजिक समझो, क्योंकि अब अभी तो हम इनिशियली, वो पहला स्टेप होता है ना, जर्नल उसके बाद आता है। तो जर्नल में हम उसको डिटेल में सीखते हैं। हाँ ईशा पूछो बेटा, क्या डाउट है। सर एक बार एक्चुअल पीसेस आप रिपीट कर देंगे? हाँ मैं कर दूंगा, अभी अक्रूवल और कैश बेसिस दोनों समझा देता हूँ, ठीक है। ठीक है। कहाँ चली गई परीक्षा बेटा, अपना कैमरा ऑन करो प्लीज। परीक्षा आपने 3 सवाल पूछे थे। किसका फोन हो रहा है। कैश जस्ट अ सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड दो प्लीज। हाँ जी गाइस। तो परीक्षा एक बार जरा प्लीज अपना कैमरा ऑन करो बेटा, ताकि मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूं। परीक्षा आपने 3 सवाल पूछे थे। पहला पूछा था व्हाट विल बी द एंट्री पास फॉर क्लोजिंग स्टॉक वर्थ रुपीज 30,000 ऑन 31 मार्च। तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक की मैंने आपको दो एंट्रीज कराई थी, आप याद करो। एक तो एंट्री कराई थी क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज, परचेज के एक्सेप्शंस में कराया था ये। और दूसरी एंट्री आगे जाके मैंने समझाई थी कि हम एक और ऑल्टरनेटिव एंट्री कर सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। सो बोथ द एंट्रीज आर करेक्ट। ठीक है, बोथ द एंट्रीज आर करेक्ट। सेकंड एंट्री क्यों करते हैं मैंने अभी नहीं समझाया, जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा तब वहां जाके आपको समझाऊंगा कि क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग क्यों करते हैं। ठीक है, वो चीज अभी समझ नहीं आएगी क्योंकि अभी अभी ने ट्रेडिंग अकाउंट तक पहुंचे नहीं है, सीखा नहीं है। अदरवाइज दीज टू एंट्रीज आर देयर। तो इसमें कोई डाउट परीक्षा, ये क्लियर है। ओके यस सेकंड सर। क्वेश्चन आपने पूछा था, सॉरी कहाँ चला गया। हाँ सेकंड था व्हाट विल बी द एंट्री पास व्हेन लाइक इन द प्रीवियस मंथ वी प्रीपेड द रेंट फॉर द नेक्स्ट मंथ। तो हमने अगर इस महीने में प्रीपे कर दिया अगले महीने का रेंट, तो क्या एंट्री होगी। और आप आगे आपने लिखा है सो व्हाट विल बी द एंट्री रिकॉर्डेड इन द नेक्स्ट मंथ, तो अगले महीने में क्या होगी। स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ क्या नहीं है। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और थोड़ा सा जो आपका सवाल है उसको और क्लियर करते हैं। देखो तो लेट्स टेक एन एग्जांपल बेटा। मैं यहाँ टाइमलाइन बना रहा हूँ, मान लेते हैं 1 अप्रैल 2020। तो मैं 2021 को ले रहा हूँ एग्जाम्पल, 31 मार्च 2021, ये दो हमारी डेट्स हो गई, ये पूरा साल हो गया हमारा। ठीक है, अब अगर बेटा हमने यहाँ पे किया है, लेट्स से ये कौन सा महीना है, मार्च का। ठीक है, मार्च में हमने प्रीपे किया है, तो हमने एंट्री क्या करी होगी बेटा मार्च में। तो हमने एंट्री दो तरीके से हमने सीखी थी। हमने या तो एंट्री करी होगी प्रीपेड रेंट, ले लेता हूँ एग्जाम्पल, प्रीपेड रेंट टू कैश। कितना था, लेट्स अज्यूम 10,000। समझ आया यहाँ तक। तो एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है परीक्षा कि हम ये एंट्री करेंगे। मैं ये एंट्री कब कर रहा हूँ, 31 मार्च को। अभी मैं इसी ईयर की बात कर रहा हूँ 2020-21, फिर इससे अगले साल पे यानी अगले महीने में बाद में। यहाँ तक क्लियर है परीक्षा। यस सर। ठीक है, अब जब इससे अगले महीने में आएंगे यहाँ पे, ठीक है मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ, यहाँ अगले महीने में जब आएंगे तो यहाँ पे क्या एंट्री पास होगी, ये वाली एंट्री तो कहाँ हो रही है 31 मार्च को। तो यहाँ पे अगले साल में क्या एंट्री होगी, अगले साल में आप शुरू में क्या करोगे, एक एंट्री पास कर दोगे
रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट। कई सारे लोग ध्यान से देखेंगे जरा इसको। देखो भाई, हमने क्या किया, परीक्षा का सवाल समझते हैं पहले तो, फिर उसके बाद हम समझ पाएंगे कि आंसर क्या है। परीक्षा का सवाल था कि सर जब आप 31 मार्च को प्रीपेड रेंट अगर कुछ है तो उसकी क्या एंट्री पास करते हैं। ये तो हमने किया हुआ था, ये तो हमने ऑलरेडी किया हुआ था, मैंने दोबारा यहाँ लिख दिया। क्या एंट्री करेंगे, प्रीपेड रेंट टू कैश, ठीक है। और सवाल था कि इसके बाद जब अगले महीने या अगले साल, जब जिस साल को ये रिलेट करता है रेंट, तब हम इसको क्या करेंगे, तब इसकी एंट्री क्या होगी। तब हम प्रीपेड रेंट को रिवर्स कर देंगे और इसको कहाँ ले जाएंगे, उस साल के खर्चे में। तो इसीलिए रेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। समझ आई बात सबको, क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट ईयर ये प्रीपेड रेंट रिवर्स हो जाएगा, पैसे तो ऑलरेडी आ चुके हैं तो कैश दोबारा नहीं आएगा। हाँ, खर्चा बुक करना है हमें, तो एंट्री बनेगी रेंट टू प्रीपेड रेंट। क्लियर हो गया गाइस, समझ में आई बात। थम्स अप करके बताओ जरा जल्दी से, पहले मुझे समझ में आया कि नहीं, सब लोग प्लीज। सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, सबके लिए ही डिस्कस कर रहा हूँ ये चीज, दिस इज डिफरेंट। हमने आगे की एंट्री नहीं करी थी, यहाँ तक तो कर लिया था कि प्रीपेड रेंट की क्या होती है। उसके बाद जब ये नेक्स्ट ईयर, जिस साल को ये बिलोंग करता है, उस साल में हमें क्या एंट्री करनी है वो सिखाया, ठीक है। ओके, परीक्षा इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और समझ लो जरा। ये तो तब है जब आपका साल के एंड में कुछ प्रीपेड है। अगर हमारा प्रीपेड यहाँ होता साल के बीच में कहीं पे, और ये हमारे इसी अगले महीने को रिप्रेजेंट कर रहा होता, यानी जो प्रीपेड है वो इसी साल के अंदर ही है। जैसे मैंने प्रीपे किया लेट से अप्रैल में, और वो किस महीने का प्रीपे किया, मई का, तो फिर कोई प्रीपेड की एंट्री नहीं होती। प्रीपेड, अक्रूड, ये सब हम कब चेक करते हैं, 31 मार्च को। तो अगर 31 मार्च को कुछ प्रीपेड है तभी हम उसकी एंट्री करेंगे। विद इन द ईयर अगर कुछ प्रीपेड होगा तो अलग से प्रीपेड के नाम से नहीं आएगा। समझ आ रहा है मेरी बात, सब लोग ध्यान से समझो इस बात को। अगर कोई चीज, अगर आपने लेट से, मैंने अप्रैल के महीने में, मई के महीने में, जून के महीने में प्रीपे कर दिया, पर वो किस किस पीरियड को बिलोंग करता है, विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर, तो कोई प्रीपेड के नाम से एंट्री नहीं होती। फिर तो वो उसी साल का खर्चा है ना, हम तो पूरे साल के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। तो उसी साल का खर्चा, हम महीने के हिसाब से नहीं चल रहे ना, हम तो साल के हिसाब से चल रहे हैं। तो फिर प्रीपेड के नाम से नहीं आता है। हम कब देख रहे हैं, जब बुक्स क्लोज कर रहे हैं, तो जिस समय बुक्स क्लोज करते हैं उस समय चेक करते हैं कुछ प्रीपेड है या नहीं है, कुछ अक्रूड है या नहीं है, कुछ आउटस्टैंडिंग है या नहीं है, कुछ एडवांस में रिसीव हुआ है या नहीं। अगर हम महीने के महीने क्लोज कर रहे हो तो फिर हाँ ऑब्वियसली फिर वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अगर अगले महीने का आपने प्रीपे किया है तो फिर प्रीपेड दिखाना पड़ेगा। पर वो सिर्फ तभी होगा जब महीने के महीने क्लोज कर रहे हो, जो कि बहुत रेयर होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है, जहाँ पे मंथली आपको क्लोज करना पड़ता है अकाउंट्स को, सिर्फ वहीं पे आपको इस तरीके से देखना होता है। तो सिंपल, आपके लिए तो रूल सिंपल क्या है कि जब भी आप अकाउंट्स क्लोज कर रहे हो उस समय चेक करते हैं, चाहे वो आप मंथली क्लोज कर रहे हो, चाहे क्वार्टरली कर रहे हो, या नॉर्मली कैसे होते हैं, ईयरली, ठीक है। समझ आ गया सबको, चलो आगे। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। आपने एक और क्वेश्चन पूछा था, जरा देख ले क्या था। थर्ड क्वेश्चन था आपका, एंड व्हेन वी रिकॉर्ड दीज प्रीपेड एंट्रीज वी डू नॉट रिड्यूस कैश, कैश इज रिड्यूस्ड ऑन 1 अप्रैल। नहीं बेटा, 1 अप्रैल पे नहीं होगा ना, 31 मार्च को कैश रिड्यूस हो गया। देखो, जब आपने प्रीपेड एंट्री रिकॉर्ड करी तो वहीं पे, दोबारा बोल परीक्षा, तेरी आवाज ही नहीं आ रही है बेटा, माइक एक। सब्जेक्ट टीचर है हाँ अकाउंट्स की, वो कह रही है कैश नहीं आएगा इसमें। बेटा, दो तरीके से एंट्री बताई थी मैंने। कैश तो आएगा, लेकिन कैसे आ सकता है, देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आपने अगर शुरू में जब आपने पैसे पे करे उस समय अगर आपको नहीं पता था कि ये रेंट अगले साल को बिलोंग करता है, तो उस समय अकाउंटेंट नहीं, इसका ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ ध्यान से देखना। और या तो आपने ये एंट्री करी होगी प्रीपेड रेंट टू कैश, या दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने, ऑल्टरनेटिव बताया था ना। और तो तरीका क्या हो सकता है, तो दूसरा तरीका था कि आपने पहले तो इसको रेंट के नाम से कर दिया और रेंट टू कैश, ठीक है। पहले एंट्री आपने कर दी और फिर सेकंड एंट्री आपने करी, अरे भाई हमने तो इसको रेंट में डाल दिया, बाद में जब 31 मार्च को रिकनसाइल करने बैठे देखा, अरे ये तो रेंट हमारा इस साल का है ही नहीं, तो इसको रेंट में से हटाओ। तो फिर हमने इसको रेंट से हटाया, टू रेंट किया 10,000, और कहाँ डाल दिया, प्रीपेड रेंट, ठीक है। तो मैंने आपको दो तरीके सिखाए थे ना, कि दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका अकाउंटेंट किस तरीके से एंट्री कर रहा है, उसे शुरू में ही इंफॉर्मेशन थी या नहीं थी। और इन दोनों का कंबाइन करेगी तो क्या आएगा, देखिए ये आंसर आएगा, कंबाइन कर, रेंट रेंट कैंसिल हो गया तो बचा क्या, प्रीपेड रेंट, सॉरी कैश तो लिखा ही मैंने नीचे, टू कैश, तो बचा तो यही। तो अल्टीमेटली नेट इफेक्ट तो यही रहेगा बेटा, कैश तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। हाँ, आपकी टीचर अगर सिर्फ इस पे फोकस कर रही है तो भैया पहली वाली एंट्री कौन बताएगा, पहली वाली भी तो करी होगी आपने, तभी तो सेकंड ये आएगी, वरना सीधा सेकंड ये नहीं आ सकती ना। क्लियर है परीक्षा, क्या करूँ,
मैं नीचे वाली ही करूँ? सॉरी, दोबारा बोलो। नीचे वाली करूँ या ऊपर वाली करूँ? मेरे हिसाब से दोनों करेक्ट हैं। देखो सुनो, मेरी बात समझो, मेरे हिसाब से दोनों करेक्ट हैं। प्रीपेड में आप ऊपर वाली भी कर सकते हो, नीचे वाली भी कर सकते हो। ये डिपेंड करेगा कि हम क्या मान के चल रहे हैं। अगर हम ये मान के चल रहे हैं, यानी अजम्पशन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में अजम्पशन क्लियर नहीं है, हमें सिचुएशन तो पता नहीं। अगर हम ये मान के चले कि जो अकाउंटेंट है उसको डे 1 से ही पता था, जिस समय वो एंट्री करने चला था उसी समय उसको पता था ये अगले साल को बिलोंग करता है, तब तो आपकी पहले वाली एंट्री होगी, ये वाली। अगर अकाउंटेंट को पहले से ही पता था तो फिर वो रेंट अकाउंट में डालेगा ही नहीं ना, वो तो सीधा कहाँ डाल देगा, प्रीपेड में। लेकिन अगर अकाउंटेंट को इनिशियली नहीं पता था कि ये इस साल का रेंट नहीं है, तो वो पहले करेगा ये वाली एंट्री, यानी रेंट टू कैश। और फिर साल के एंड में जब रिकंसाइल कर रहा होगा तब उसे पता चलेगा, अरे ये तो मैंने रेंट में डाल दिया, इस साल का तो है नहीं, अगले साल का है, तो फिर ये वाली एंट्री कर देगा। तो इट वुड डिपेंड अपॉन सिचुएशन क्या। अब क्योंकि क्वेश्चन में सिचुएशन आपको नहीं पता होगी तो आप दोनों ही एंट्री करेक्ट मानी जाती है। लेकिन अगर आपकी टीचर स्पेसिफिकली फोकस कर रही है कि नहीं सेकंड वाली ही करना, पहली मत करना, तो सेकंड कर दो भाई। अदरवाइज एज अ टीचर अगर मैं होता हूं तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, बेटा दोनों ही करेक्ट हैं, क्योंकि क्वेश्चन में तो आपको पता नहीं कि कौन सा सिचुएशन है। प्रैक्टिकली तो सिचुएशन पता होगी, या तो पहली होगी या दूसरी होगी। ठीक है, तो मेरी तरफ से तो दोनों ठीक है। अदरवाइज आपका टीचर जो कह रहा है वो कर दो बेटा। और कोई डाउट बेटा किसी को? हाँ जी, किसी और को कोई डाउट है? प्लीज अपना कैमराज ऑन कर लो सब लोग, प्लीज एक बार सब लोग कैमराज ऑन करेंगे बेटा। आज कुछ बच्चे कम लग रहे हैं मुझे, कहाँ रह गए? हाँ जी, ओके, आए एक दो बच्चे और आए। हाँ जी गाइस, जरा शुरू करते हैं फिर। सॉरी गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट क्लास में मेरे को थोड़ा अब्रप्टली बीच में एकदम से बंद करना पड़ गया था, कुछ इमरजेंसी आ गई थी एकदम से, तो मुझे क्लास बिल्कुल एकदम से बीच में रोकनी पड़ी उस समय, और हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। सो सॉरी फॉर दैट। हम कंटिन्यू करते हैं आज वहाँ पे जहाँ हमने छोड़ा था, और कोशिश करते हैं आज कितना हम कवर अप कर पाते हैं, लेट्स सी। तो गाइज लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या क्या बताया था, शुरू से चलते हैं, जस्ट एक रिकैप भी कर लेते हैं क्या क्या करा था। देखो सबसे पहली चीज करी थी, हमने सीखा था गैप क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में। इसका थोड़ा सा ब्रीफ दिया था कि व्हाई इट इज कॉल्ड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, और इसके अंदर दो चीजें आती है, क्या क्या, अजम्पशन और प्रिंसिपल्स। इन दोनों को ही मिला करके बुलाते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। एक चीज और छूट गई थी, वो देख लो। अजम्पशंस और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एक ही बात है बेटा, अपने बुक में ऑब्लिक करके लिख लो, एक ही बात है। अननेसेसरी पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि आसान बनाने की जगह बच्चों के लिए पढ़ाई को और मुश्किल क्यों बना दिया जाता है। इतने सारे होते हैं ना जार्गन्स यूज कर लिए जाते हैं। अरे क्या जरूरत है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऐसे लिखने की, या तो फिर साफ साफ लिखो क्वेश्चन में। अब देखो नीचे दे रखा है, लिखा हुआ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर दी बेसिक अजम्पशंस। आप सीधा ये नहीं बोल सकते थे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स ऑब्लिक अजम्पशंस, जैसे मैंने लिखा हुआ है। अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, जब बच्चा पहली बार पढ़ता है कहता है पता नहीं यार ये नई चीज आ गई, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कन्वेंशन क्या होती है, कुछ नहीं है यार। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, अजम्पशंस। जो 3 अजम्पशंस हमने पढ़ी थी उसी को अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। और कन्वेंशंस का मतलब क्या है, प्रिंसिपल्स। तो उन्हीं को हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। तो बस नाम अलग अलग है और कुछ फर्क नहीं है, सब कुछ सेम। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर के गैप कहते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। गैप में क्या हो गया, दो चीजें आ गई। अगर टेक्निकली बोले तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन, और अगर हम आसान भाषा में समझे तो अजम्पशन और प्रिंसिपल्स। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अजम्पशंस हमने करी थी, सबसे पहले थी हमारी, ये छोड़ रहा हूँ मैं, छोटा सा सिंपल सा है कि जो प्रिंसिपल्स हैं मैन मेड है, यानी इंसान ने खुद बनाए हैं। फ्लेक्सिबल है, यानी हम उसमें कई जगहों पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी यानी ऑप्शंस देते हैं कि आप ये प्रिंसिपल भी फॉलो कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। जैसे आप डेप्रिसिएशन में मैंने एग्जांपल दिया, दो तरह से आप मेथड से कर सकते हो। तो ऐसी कई जगहों में आपको ऑप्शंस मिलते हैं। जनरली एक्सेप्टेड है, आमतौर पे सब लोग इसको इसी को ही फॉलो करते हैं, इसीलिए इसी को कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, जो इसमें अजम्पशंस वाली चीज थी सबसे पहले हमने वो करी थी कि टोटल 3 अजम्पशंस क्या क्या है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन, इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या होते हैं उनको ध्यान रखा करो। बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर अ फोरसीएबल फ्यूचर या फोरसीएबल पीरियड। ये जो भी एग्जामिनर होता है वो ये वर्ड को ढूंढ रहा होता है कि आपने लिखा है कि नहीं, ये कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर अ फोरसीएबल फ्यूचर, और उसके साथ में आगे भी है दैट देयर इज नो इंटेंशन टू close the business or scale down, significantly scale down the operations।
यानी हम सिग्निफिकेंटली एकदम से उसको रिड्यूस नहीं करने वाले, थोड़ा बहुत रिड्यूस हो सकता है, लेकिन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस का मतलब ये हो गया ना कि पता चला 100 फैक्ट्री चल रही थी, मैंने 100 में से 98 फैक्ट्रीज बंद कर दी, सिर्फ 2 छोड़ दी, तो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया। और अगर उल्टा होता 100 में से 2 बंद करी होती तो चल जाता, वो सिग्निफिकेंटली रिडक्शन थोड़ी ना हो गया। क्लियर? तो सिग्निफिकेंट रिडक्शन होता है कि जहां ऑलमोस्ट आपने बंद करने के कगार पे ही आप आ गए। ठीक है, हाँ जी। तो पहला हमने किया था गोइंग कंसर्न अजम्पशन कि बिजनेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जहां तक हमारी सोच जाती है, हमारा बिजनेस को बंद करने का या उसको सिग्निफिकेंटली स्केल डाउन करने का कोई इरादा नहीं है, और अगर इरादा है तो हमें ये बताना पड़ेगा, फिर ये अजम्पशन गलत हो जाती है। ठीक है, तो हमें नोट्स में बताना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या कहती है कि हमने जो प्रिंसिपल्स पिछले साल फॉलो करे थे या और उससे पहले फॉलो करे थे, हम वो कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फॉलो करते आ रहे हैं। अगर कोई भी प्रिंसिपल आपने नहीं फॉलो किया इस साल तो आपको वो बताना पड़ेगा अपने नोट्स में, वरना हम तो ये अज्यूम करके चल रहे होंगे कि आपने फॉलो किया होगा। और अगर नहीं फॉलो किया तो ना केवल बताना पड़ेगा, उसका रीजन भी देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि जस्टिफाई हो सके कि हाँ भाई हम अपनी मर्जी से ऐसा नहीं क्या चेंज कर रहे हैं। हाँ जी, तीसरा था अक्रूवल अजम्पशन। अक्रूवल अजम्पशन क्या कहता है, मैंने आपको समझाया था कि प्रॉफिट्स 2 तरह से कैलकुलेट हो सकता है। देखो, एक तो होता है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग तो होता है अकाउंटिंग किस तरीके से कर रहे हो। ठीक है, अकाउंटिंग किस तरह से कर रहे हो, तो किस तरह से कर रहे हो 2 तरीके से कर सकते हैं। डबल एंट्री सिस्टम होता है और एक सिंगल एंट्री। यानी डबल एंट्री तो होता है प्रॉपर उसका डेबिट और क्रेडिट 2 इफेक्ट दे रहे हैं हम, और सिंगल एंट्री सिस्टम होता है जहां हम पूरा 2 इफेक्ट नहीं दे रहे हैं। कुछ एंट्रीज, आपको याद होगा पनवाड़ी वाला एग्जांपल दिया था, सिंगल एंट्री में क्या होता है, कुछ एंट्रीज तो प्रॉपर तरह से रिकॉर्ड हो रही है, कुछ को हम ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, और हो सकता है कुछ को रिकॉर्ड ही ना कर रहे, तो दैट इज कॉल्ड सिंगल एंट्री सिस्टम। तो एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं वो तो सिस्टम होता है कि सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहाँ आता है, प्रॉफिट कैलकुलेशन में, कि आप प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर रहे हो। प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त आपका रूल क्या है। तो यहाँ 2 तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट हो सकता है, एक कैश बेसिस पे और एक अक्रूवल बेसिस पे। पहले कैश बेसिस समझते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक एग्जांपल दिया था सिंपल सा। कैश बेसिस तो सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है। जितने पैसे आए वो मेरे इस साल का रेवेन्यू, और जितने पेमेंट करी वो इस साल का खर्चा। ठीक है, अब वो इस साल मैंने बोला जितने पैसे आए, अब वो जितने पैसे आए में 3-4 तरह के पैसे हो सकते हैं। एक तो हो सकता है पिछले साल को रिलेट करते हो, जो लास्ट ईयर आने थे लेकिन आए इस साल है ना, तो वो हो सकता है। एक हो सकता है इसी साल को रिलेट करता है, और एक क्या हो सकता है एडवांस मिल गया हो अगले साल का। अगर कैश बेसिस फॉलो कर रहा हूं तो मैं ये सारी चीज नहीं देखूंगा कि किस साल को बिलोंग करते थे, ये नहीं देखूंगा। अगर कैश बेसिस फॉलो कर रहा हूँ फिर तो सिंपल है, जिस साल जितने पैसे मिले वो उस साल की रेवेन्यू। ठीक है, समझ आई बात। और सेम चीज गोज फॉर एक्सपेंस ऑल्सो। जब एक्सपेंस में क्या मानेंगे, जो भी पेमेंट करी है इस साल, चाहे वो पिछले साल को रिलेट करती है, चाहे इस साल को रिलेट करती है, चाहे अगले वाले साल को, कैश बेसिस में वो सारा का सारा इसी साल का खर्चा मान लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अकाउंट जो अक्रूवल मेथड है वो क्या कहता है, अक्रूवल मेथड कहता है नहीं नहीं भैया ये तरीका ठीक नहीं है। अक्रूवल कहता है आप ये देखो कि इस साल आपने कितना रेवेन्यू अर्न किया। वर्ड क्या यूज होता है, अर्न। देखो, अर्न, अर्न का मतलब इस साल आपको कितना राइट टू रिसीव मनी आया। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने यहाँ ऊपर रेंट का एग्जांपल लिया था बेटा, देखो रेंट रिसीव्ड का। तो अगर मैं कैश बेसिस फॉलो कर रहा हूँ तो मैं तीनों सालों में 1 लाख, तीनों सालों में क्या क्या दिखा रहा हूँ, पहले साल में इनकम दिखा रहा हूँ 1,20, दूसरे में 1,10 और तीसरे में 1,30, ये दिखा रहा हूँ अगर मैं कैश बेसिस फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं अक्रूवल फॉलो करूंगा तो मैं कहूंगा ना 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 ना, कितना मिला ये नहीं चाहिए, ये तो इररेलेवेंट है, कितना रिसीव हुआ ये इररेलेवेंट, ये बताओ इस साल कितना मिलना चाहिए था। तो पहले साल में मिलना चाहिए था 1,20, सेकंड में भी 1,20 और थर्ड में भी 1,20, तो तीनों सालों में 1,20 की ही इनकम हम दिखा रहे होते अगर अक्रूवल फॉलो करें। ठीक है, और इसका मैंने आपको थोड़ा सा एग्जांपल भी दिया था कि अगर आपने 1,10 की तो एंट्री एक्चुअल करी होगी, यहाँ पे 1,10 की एंट्री जो है 2020 में, ये तो एक्चुअल करी होगी, एक्चुअल रेंट रिसीव हुआ, तो क्या एंट्री करी होगी, कैश टू रेंट रिसीव। ध्यान से समझो, लिखना चाहो तो आप लिखो अपने पास कॉपी में, अच्छे से समझ में आएगा। क्या एंट्री करी होगी आपने, कैश टू रेंट रिसीव। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये लो कैश टू रेंट रिसीव, ये एंट्री करी होगी 1,10,000 से। जैसे जैसे पैसे आते गए आप एंट्री करते गए, फिर आपने साल के एंड में चेक किया 31 मार्च को, अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे ना प्रीपेड का, कि प्रीपेड का जैसे चेक किया था, इसी तरह से अब यहाँ चेक करेंगे कि क्या हमारे को जितना रेवेन्यू आना था वो आ गया है। आंसर इज नो, आना तो 1,20 चाहिए था, 10,000 अभी नहीं आया, तो उसकी एंट्री क्या होगी, अक्रूड रेंट। अक्रूड रेंट डेबिट हो जाएगा और टू रेंट रिसीव्ड क्रेडिट हो जाएगा। यानी एक तरह से हमने क्या किया बेटा, ध्यान से देखो, हमने टोटल रेंट रिसीव कितना रिकॉर्ड कर लिया, 1,20 कर लिया कि नहीं कर लिया। जो 10,000 नहीं भी मिला था हम उसके लिए एंट्री पास कर रहे हैं ना, अक्रूड रेंट टू रेंट रिसीव। आ रही है बात समझ में गाइस, क्लियर हो रहा है।
एक बार एक तो बेटा कैमरा ऑन करो प्लीज, और एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर मैं अक्रूवल मेथड फॉलो कर रहा हूं तो मैं फिर अक्रूड रेंट की यहाँ पे एंट्री पास करूंगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके। अब अगर मैंने यहाँ अक्रूड रेंट की एंट्री पास कर दी होगी तो फिर क्या होगा, अगले साल जो 10,000 रुपए मिलेगा तो उसके लिए मैं क्या एंट्री पास करूंगा बेटा, नेक्स्ट ईयर की एंट्री बता रहा हूँ, जो 10,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, सिर्फ जो एक्स्ट्रा मिल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, बाकी तो नॉर्मल यहाँ पे कैश टू रेंट रिसीव हो ही रही होगी, 1/20 की तो यही हुई, और जो 10,000 एक्स्ट्रा अगले साल मिला है तो कैश टू अक्रूड रेंट। समझ में आया बेटा? तो यानी कि इस साल भी मेरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो रेंट रिसीव कितना रह जाएगा, सिर्फ 1/20। तो अक्रूवल मेथड हमेशा आपको क्या दिखाएगा कि उस साल कितना रेवेन्यू आपका अर्न हुआ है, चाहे आपको रिसीव हुआ या नहीं हुआ, अर्न कितना हुआ है। तो हमेशा अक्रूवल में हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड। मैं 2-3 लाइनें बोल रहा हूं, आपका साथ साथ अगला चैप्टर भी हो जाएगा, क्या नाम है जो आगे वाला था ना, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, साथ साथ हो जाएगा। इनफैक्ट आप वहां खोल ही लो, जरा सब लोग अपनी अपनी बुक खोल लो। अब जब डिस्कस कर ही रहे हैं और थोड़ा डिटेल में कर ही रहे हैं तो वहीं से आपको दिखा देता हूँ, इजीली समझ में आएगा। अच्छा इसी में है, एक सेकेंड को मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि यहीं पे वो चैप्टर भी आ जाए, और आप भी अपनी बुक खोल लो साथ में और अंडरलाइन कर लो। ये वाला कॉन्सेप्ट हम कर ही रहे हैं तो एक बार ढंग से समझ ही लेते हैं यहाँ पे, ताकि दोनों चीजें कवर हो जाए साथ साथ। कहाँ चला गया भाई? Just a second, guys. देखो भाई, ये आ गया आपका नेक्स्ट चैप्टर है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो क्या कहता है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में 2 बेसिस है। ठीक है, पहला है देखो कैश बेसिस। तो कैश बेसिस में क्या कहता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सिस्टम इन व्हिच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज ट्रांजैक्टेड। ठीक है, यानी जब कैश आ रहा है या कैश जा रहा है हम उस पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, इट मींस रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन रिसिप्ट ऑफ कैश। ये इंपॉर्टेंट है कि रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जब पैसे मिल रहे हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि इस साल कितना प्रॉफिट कमाया, वो कैसे निकालेंगे, कितना रेवेन्यू आया, जितने पैसे हमें इस साल मिल रहे हैं, चाहे वो किसी भी साल को बिलोंग करते हो। और इसी तरह से एक्सपेंसेस को कब करते हैं, जब एक्सपेंसेस पे किया है। ठीक है, इसके लिए मैंने एक आई थिंक एक आसान भाषा में लिखा होगा कहीं पे, देखो भाई ये वाली चीज लिख लो, ये वाली चीज लिख लो, ये आपके सामने है, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इसका फोटो खींच लो बेटा। कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस जो लिखा हुआ है, देखो कैश बेसिस में रेवेन्यू किस बेसिस पे रिकॉर्ड होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसीव्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड टू विच इट बिलोंग। किसी भी पीरियड को बिलोंग करता हो, इस साल को बिलोंग करता है, पिछले साल को करता है, अगले साल को करता है, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम कहते हैं इस साल जो आया वो हमारा रेवेन्यू, ये कैश बेसिस में कर रहे हैं। ठीक है, कैश बेसिस में क्या कह रहे हैं, इस साल जो पैसे आए वो हमारा इस साल का रेवेन्यू, चाहे वो किसी भी इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड टू विच इट बिलोंग, किसी भी पीरियड को बिलोंग करता है। सेम थिंग एक्सपेंस के लिए, कैश बेसिस में क्या कहते हैं, जितना भी पैसा हमने पे किया वो सारा का सारा इस साल का खर्चा, चाहे वो पिछले साल को बिलोंग करता हो, चाहे इसी साल को करता हो, चाहे अगले साल को बिलोंग करता हो। ठीक है, तो कैश बेसिस बहुत ही आसान है, वो क्या करता है, वो सिर्फ इस पे फोकस करता है कि कितने पैसे आए कितने पैसे गए। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर? वो इस पे फोकस नहीं करता कि ये किस साल को बिलोंग करते थे। अब आते हैं अक्रूवल पे। अक्रूवल में देखो वर्ड क्या यूज्ड है, रेवेन्यू किसे हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, व्हेन इट इज अर्न्ड। अर्न्ड का मतलब क्या होता है, राइट टू रिसीव। जैसे हमें राइट टू रिसीव हो जाए, अधिकार मिल जाए पैसे मिलने का, कब मिलता है बाय द वे वो, जैसे ही आप इनवॉइस रेज करते हो। मैंने सेल करी, सेल का इनवॉइस काटा, जैसे ही मैंने यहाँ सेल का इनवॉइस काटा, आई हैव अ राइट टू रिसीव मनी फ्रॉम दी डेटर। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर हो गया? तो उसी समय मैं अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लूंगा, उसी समय मैं अपना रेवेन्यू अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लूंगा। अब चाहे मैंने कैश में सेल करी हो, कैश में कराओ तो वैसे भी इसी साल पैसे आ गए, और अगर मैंने क्रेडिट पे भी करी हो तो भी मैं उसको इसी साल का रेवेन्यू मानूंगा, चाहे पैसे हो सकता है मुझे अगले साल जाके मिले। आ रही है बात समझ में? तो मान लो मैंने 1 लाख रुपए की गुड्स बेचे इस साल। ठीक है, 2 सिनेरियो लेके चलते हैं। अगर मैंने कैश में बेचे हैं तो कैश में जो बेचे वो तो दोनों में कंसीडर हो ही रहे हैं इसी साल में, क्योंकि इसी साल बेचे भी और इसी साल पैसे भी आ गए। लेकिन अगर उधार पे बेचे हैं बेटा, तो ऐसे केस में कैश बेसिस में तो इस साल में कंसीडर नहीं होंगे, जब पैसे मिलेंगे उस साल इनकम माना जाएगा। लेकिन अगर मैं अक्रूवल में चलूंगा तो वो मेरी इसी साल की इनकम मान ली जाएगी, क्योंकि इसी साल मेरे को राइट मिल चुका है रिसीव करने का। आई बात समझ में? क्लियर हुआ?
इसी तरीके से अगर एक्सपेंस की बात करें तो यहाँ वर्ड क्या याद रखना है, अर्नड, व्हेन इट इज अर्नड। अर्नड का मतलब होता है राइट टू रिसीव। और एक्सपेंस के लिए क्या वर्ड है, व्हेन इट इज स्पेंट, जब आपने स्पेंड कर दिया हो, यानी कि आपका ऑब्लिगेशन टू पे आ गया, आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो ऑब्लिगेशन टू पे। जैसे ही ऑब्लिगेशन टू पे अराइज हो गया है तो आपके लिए वो आपका इस साल का उस साल का खर्चा मान लिया जाएगा, चाहे आपने एक्चुअली पे किया है या नहीं किया है। तो आप देखोगे अक्रूवल में क्या लिखा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर रिसीव्ड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर पेड ऑफ नॉट। तो आपने अक्रूवल बेसिस में एक्चुअल कैश की मूवमेंट पे फोकस नहीं करना है, फोकस किस पे करना है कि आपका राइट टू रिसीव या राइट ऑब्लिगेशन टू पे अराइज हो गया है या नहीं। समझ आई बात, क्लियर। सेम चीज अगर मैं परचेजेस के लिए लेके चलूं, अगर मैंने उधार पे माल बेचा है और पेमेंट अगले साल करूंगा, तो इस साल में आपका अगर कैश बेसिस चल रहा होता तो इस साल में रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन अक्रूवल चल रहा होता तो इसी साल रिकॉर्ड हो गया होता। आ रही है बात समझ में। अब एक चीज और आती है दिमाग में, सर ऐसा मतलब फिर तो ऐसा कुछ है क्या कि कैश बेसिस में आपका क्या नाम है रेवेन्यू कम रिकॉर्ड होता है या ज्यादा होता है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, चाहे कैश बेसिस हो चाहे अक्रूवल बेसिस, दोनों ही बेसिस में रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों बराबर रिकॉर्ड हो रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कैश बेसिस में इस साल कम हो रहा हो और अगले साल ज्यादा, और अक्रूवल बेसिस में इस साल ज्यादा हो रहा हो और अगले साल कम, ऐसा जरूर हो सकता है। पर ओवर अ पीरियड अगर हम नंबर ऑफ ईयर्स में देखेंगे तो हमेशा आपका अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस बराबर ही रिकॉर्ड होगा। एक एग्जांपल ले लो यहाँ पे, ये सेम एग्जांपल है जो मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया था ना, रेंट पेड और रेंट ड्यू का। तो अगर कैश बेसिस के हिसाब से फॉलो कर रहा होता तो मेरा 1,20,000 चल रहा होता 2018 में, 2019 में 1,10 और 2020 में 1,30। जरा टोटल करना तीनों का कितना आता है, तो मेरा खर्चा कितना कितना पे रिकॉर्ड किया होता है कैश बेसिस के हिसाब से। टोटल करो जरा ऊपर का तीनों का कितना आया, 3,60,000। 3,60,000 आया। नीचे का करो जरा, नीचे वाला टोटल करो कितना आया, सेम आया कि नहीं आया, 360 ही आया कि नहीं आया। तो ऐसा नहीं है कि खर्चा किसी केस में कम या किसी में ज्यादा होगा, फर्क बस टाइमिंग का है। हाँ, अगर मैं कैश बेसिस कर रहा हूँ तो हो सकता है कुछ खर्चा पहले रिकॉर्ड हो रहा हो और कुछ बाद में हो रहा हो, किसी और साल में हो रहा हो, ये फर्क होगा। और अगर अक्रूवल बेसिस कर रहा हूँ तो अगेन उसमें हो सकता है किसी में पहले और किसी में बाद में, पर टोटल खर्चा मेरा इतना ही रिकॉर्ड होगा, ऐसा नहीं हो सकता किसी में कम और किसी में ज्यादा हो। समझ आई मेरी बात। ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स हमेशा एक टोटल खर्चा टोटल रेवेन्यू हमेशा दोनों में सेम ही होंगे। चल सकते हैं आगे, कैश बेसिस अक्रूवल बेसिस समझ आ गया। ये आपने फोटो खींच ली थी कीवर्ड्स के लिए, मैंने आपको फोटो दी थी बेटा, ये फोटो खींच लो इसकी अगर नहीं खींचे किसी ने। तो रेवेन्यू के लिए क्या है अक्रूवल बेसिस में, व्हेन इट इज अर्न्ड, और एक्सपेंस के लिए व्हेन इट इज स्पेंट। ठीक है, चलो वापस आते हैं। हाँ जी, तो हमारी अजम्पशंस तो तीनों खत्म हो गई। हाँ, तो इसका ये मतलब नहीं है सबको ये अजम्पशंस फॉलो करनी है भाई, हम ये मान के चलते हैं कि हर कोई यही फॉलो कर रहा होगा। अगर आपके केस में ये अजम्पशन ट्रू नहीं है किसी भी रीजन से, जैसे अगर आपका बिजनेस बंद होने वाला है या आपसे सिग्निफिकेंटली स्केल डाउन करने वाले हो, या फिर दूसरी अजम्पशन क्या थी कंसिस्टेंसी, अगर आपने कोई रूल कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करा, या तीसरी क्या थी अक्रूवल, यानी आप कैश बेसिस फॉलो कर रहे हो। यानी आप ये अजम्पशंस को, आप किसी भी अजम्पशन को अगर गलत ठहरा रहे हो तो आपका जिम्मा क्या बनता है कि आप ये फिर नोट दोगे अपने अकाउंट्स। क्लियर, ताकि हमें पता रहे इसके बारे में। चलो भाई आगे चलते हैं। अब आते हैं प्रिंसिपल्स पे। टोटल प्रिंसिपल्स कितने हैं, 11। अजम्पशंस कितनी थी, 3। प्रिंसिपल्स कितने हैं, 11। ठीक है, पहले दिमाग में ऐसे याद होना चाहिए। ठीक है, अब 11 का पहला कौन सा बेटा, अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, दोनों नाम याद होने चाहिए। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका अगर 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल, आपको मुझे तो बिजनेस एंटिटी के नाम से याद था, क्या फायदा होगा। या चॉइस आ जाए और चॉइस में लिखा हो अकाउंटिंग एंटिटी बिजनेस एंटिटी, लिखा ही नहीं हो, फिर आपको यार मेरे को तो ये वाला वर्ड याद नहीं था। तो दोनों नाम याद होने चाहिए बेटा। इसका मतलब सिंपल है, ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं, और हमें हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ठीक है, क्लियर। तो जो बिजनेसमैन की पर्सनल एंट्रीज है वो इसलिए हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। बिजनेस को अलग अलग नाम से बुलाते हैं, मैंने यहाँ सामने लिखा हुआ है गाइस आपके, प्लीज देखो जरा किस किस नाम से बुलाते हैं बिजनेस को। एंटिटी बुला सकते हैं, एंटरप्राइज बुला सकते हैं, या फर्म बुला सकते हैं। ये तीनों ही वर्ड किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बिजनेस को। ठीक है, तो आपको बुक में कहीं भी ये 3 वर्ड दिखाई दे तो समझ जाना ये किसका रेफरेंस दे रहे हैं, बिजनेस का।
ठीक है, अगर ऐसा लिखा हो वी विल पास एंट्री फ्रॉम एंटिटी पॉइंट ऑफ व्यू या फ्रॉम एंटरप्राइज पॉइंट ऑफ व्यू या फर्म पॉइंट ऑफ व्यू, एक ही बात है बेटा, बिजनेस को ही रेफर कर रहे हैं। ठीक है, चले भाई आगे चलते हैं। सेकंड, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, ये भी आपने करा हुआ है यार, मजेदार। क्या कहता है? ओनली दोस ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ये भी हमने ऑलरेडी सीखा था, जो मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड हो सकते, मेजर हो सकते हैं, सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। याद करो, ये तो अकाउंटिंग प्रोसेस में सेकंड स्टेप भी था कि नहीं था? फिर अब मुझे बताओ, मैंने इसका एग्जांपल दिया था कि कौन सी ट्रांजैक्शंस इसका मतलब रिकॉर्ड नहीं हो सकती अकाउंट्स में। तो एग्जांपल बताओ जरा, कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हो सकती इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए? हाँ निशात बताओ। सर नेचर ऑफ एम्प्लॉयज एंड मैनेजर। नेचर ऑफ एम्प्लॉयज के Skills. कौन काम, या नेचर ऑफ एम्प्लॉयज के साथ में कह सकते हैं नेचर ऑफ वर्क डन बाय द एम्प्लॉयज, कि कौन काम अच्छा कर रहा है, कौन काम खराब कर रहा है। हम अच्छा बुरा रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हम ये रिकॉर्ड कर सकते हैं किसको हमने कितनी सैलरी दी है। वेरी गुड, परीक्षा बताओ बेटा। caliber of employees, yes, कैलिबर ऑफ strike in the- एम्प्लॉयज, और दूसरा strike in the factory, स्ट्राइक इन दी फैक्ट्री। अगेन हाँ, वेरी गुड, ये आपने शायद पढ़ा हुआ है कहीं पे, तो इसीलिए ये वाला वर्ड तभी आया है, ऐसा सा सिचुएशन, बट कोई बात नहीं। स्ट्राइक इन दी फैक्ट्री, बिल्कुल ठीक बात है। हम स्ट्राइक को अगर स्ट्राइक चल रही है तो अकाउंट्स में कहीं आपको लिखा हुआ नहीं दिखेगा स्ट्राइक चल रही है। हाँ ये जरूर हो सकता है अगर स्ट्राइक की वजह से कुछ नुकसान हुआ है, मान लो स्ट्राइक की वजह से हमारे जो गुड्स हैं वो खराब हो गए पड़े पड़े, तो फिर हमें एंट्री करनी पड़ेगी, गुड्स लॉस्ट बाय स्ट्राइक। हाँ याद है, 2 परचेजेस, फिर हमें ऐसी ऐसी सी एंट्री करनी पड़ेगी जहां पैसा इन्वॉल्व हो जाएगा, तब फिर वो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी कि वो हमारी सेकंड इस वाले प्रिंसिपल में फॉलो कर जाएगी, अदरवाइज हमें इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। हाँ ईशा बताओ बेटा। हाँ सर, हमारा मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है और हमने कितने एम्प्लॉयज को हायर बहुत किया। बढ़िया, बिल्कुल सही बात। ये सारे के सारे जितने भी फैक्टर्स हैं ये सब क्या है? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। ये याद करो, ये अकाउंटिंग का लिमिटेशन भी था कि हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। क्लियर हुआ? ये सारी चीजें देखो कितनी लिंक्ड है, अगर आप एक चीज समझ लो ढंग से, एक बार लॉजिक समझ में आ जाए तो सब लिंक्ड है। ठीक है, चलें आगे। ओके, अगला क्या है? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ओह अरे भाई बड़े मजेदार। देखो अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल क्या कहता है, कौन समझाएगा मुझे जरा? परीक्षा क्या कहता है बेटा गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, बताओ जरा बिना देखे। business will continue for a foreseeable period, हाँ, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फोर्सिएबल फ्यूचर, या आधी हुई, आधा और बताओ। or will not significantly and we do not scale intend down. to and we do not intend to close down the business or scale down the business significantly। ठीक है, यही था, आसान भाषा में बात करते हैं। यानी कि हमारा क्या था, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जहां तक हमारी सोच जाती है, ये बोला था। ठीक है ना? तो अगर भाई बिजनेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा तो फिर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे भाई? हम प्रॉफिट बिजनेस का निकाल रहे हैं, बिजनेस खत्म होता बंद होता तब तो देखते हैं कि हाँ अब तक हमने क्या रेवेन्यू अर्न किया, अब तक हमने क्या एक्सपेंस किया, प्रॉफिट निकालते। तो ऐसे तो प्रॉफिट निकलेगा ही नहीं। तो इसीलिए तो हम क्या करते हैं, इसीलिए जो पूरी लाइफ टाइम है, पूरी लाइफ है जो बिजनेस की, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। अगर हम समझे इसको, टेक्निकली समझे, अगर हमारा ये प्रिंसिपल है यानी हमारा ये अजम्पशन है कि बिजनेस तो चलता रहेगा हमेशा, तो फिर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? बिजनेस बंद तो हो नहीं रहा, बिजनेस तो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ठीक है, इसीलिए एक ये नया प्रिंसिपल ऐड हुआ उसके साथ में, क्या? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, कि जो भी हमारा लाइफ टाइम है ना बिजनेस की, उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया और उस सारे पार्ट्स को क्या नाम दे दिया? अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि वो जो हम एक साल आया कहां से? वो यही तो है कि हम जो प्रॉफिट या लॉस या जो बुक्स हम क्लोज करते हैं साल के एंड में, वो क्यों करते हैं? वो इसी प्रिंसिपल को तो फॉलो करके करते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? वरना तो बिजनेस चले जा रहा है, हम तो नहीं तो प्रॉफिट या लॉस निकाल ही नहीं पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जो भी पूरी लाइफ टाइम है बिजनेस की, उसको हमने 12 मंथ्स के पीरियड में इक्वली 12 मंथ्स के पीरियड में बांट दिया, और हर 12 महीने के पीरियड का हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। लॉजिक समझ आया? ताकि हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सके उस पर्टिकुलर पीरियड का। उस पीरियड को क्या कहते हैं? अकाउंटिंग पीरियड। समझ आया? देखो क्या लिखा है, लाइफ ऑफ द एंटरप्राइज, एंटरप्राइज मतलब वही बिजनेस, लाइफ ऑफ द एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड सो दैट द परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल। अदरवाइज अगर ये नहीं करते फिर तो हमारी बुक्स कभी क्लोज ही नहीं होती, फिर तो साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बस हम रिकॉर्ड ही कर रहे होते, प्रॉफिट और लॉस तो कभी निकाल ही नहीं पाते। ठीक है,
क्लियर हुआ गाइस? चले आगे। तो तीनों बड़े आसानी से समझ में आ गए, तीनों चीजें ऑलरेडी कर चुके थे। अगले पे आते हैं, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है, जरा लाइन पढ़ते हैं पहले। कहता है देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी। बड़ा टेक्निकल से जार्गन यूज हो रखे हैं, तो आसान भाषा में पहले समझाता हूँ, फिर उठा करके इसको समझेंगे। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है भाई साहब, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, जो हमें पता होनी चाहिए, हमें मतलब किसको, कोई भी यूजर है, जो भी यूजर है, जो भी अकाउंट आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख रहा है, ठीक है, जो भी आपके अकाउंट्स को देख रहा है, उसको जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, वो आपकी जिम्मेदारी है एज एन अकाउंटेंट कि आप वो सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी अभी ऊपर बात करी थी कि अगर आपने अगर आप जो हम अजम्पशंस बोल रहे हैं तीनों, उसमें से कोई भी अजम्पशंस आपके केस में ट्रू नहीं है, तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप उसके बारे में नोट दो। वो नोट देना क्या है, वो यही तो है फुल डिस्क्लोजर। अगर आप नोट नहीं दोगे, उसको डिस्क्लोज नहीं करोगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा भाई? आ रही है बात समझ में? तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितनी भी सिग्निफिकेंट वर्ड को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि अगर सिग्निफिकेंट वर्ड यहाँ यूज नहीं होता तो हम किस किस का नोट देते फिरते, फिर तो हम पता चला कि अकाउंट्स बनाने में इतनी मुसीबत नहीं हुई कि उसके नोट्स बनाने में इतनी मुसीबत हो गई कि इतनी चीजों के नोट ही नोट बन रहे हैं। क्लियर? तो नोट किस चीज का देना है, जो भी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट। तो एज पर योर स्केल ऑफ बिजनेस, जितना बड़ा बिजनेस है उसके हिसाब से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनके बारे में हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके बारे में नोट्स दें अपने अकाउंट्स में, ताकि कोई भी अगर उस अकाउंट्स को पढ़ता है तो उसको सारी जानकारी है उसके बारे में। एक और एग्जांपल देता हूँ, एक तो अजम्पशंस का बता दिया, दूसरा एग्जांपल ले लो। अब आप डेप्रिसिएशन में कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो? मैंने बताया ना आगे जाके दो मेथड आएंगे, WDV और SLM। तो भैया अगर आपने बताया ही नहीं होगा, लिखा ही नहीं होगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो? है कि नहीं है? अब सोचो मैं टाटा की और रिलायंस की दोनों की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेके बैठा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ, इसका प्रॉफिट इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना। हाँ, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, और पता चला एक WDV फॉलो कर रहा है, एक SLM फॉलो कर रहा है, तो कंपेरेबल है ही नहीं। अगर ये चीज लिखी नहीं होगी तो मुझे क्या पता चलेगा? सपना थोड़ी ना आएगा। तो इसीलिए एज अ अकाउंटेंट इट इज योर ड्यूटी टू मेंशन ऑल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि जितनी भी सिग्निफिकेंट यानी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपका जिम्मा बनता है कि आप उसके बारे में नोट्स दो। आप कभी भी एक काम करना, आसान बता रहा हूं मैं, किसी की बैलेंस शीट निकालना, रिलायंस, टाटा, ये सब लिस्टेड कंपनीज हैं, इनके इंटरनेट पे सारी बैलेंस शीट्स अवेलेबल। तो बैलेंस शीट में आप देखोगे ना, तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये तो होगा ही होगा, उसके साथ में एक नोट्स का पूरा कम से कम 10-15 पेज का नोट्स ही होंगे सिर्फ, उसमें यही सारी बातें होती हैं। क्योंकि अगर वो नहीं बताएंगे नोट्स में इंपॉर्टेंट चीजें, तो फिर जो भी पढ़ रहा है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उसको सारी बातें समझ में ही नहीं आएंगी, वो गलत समझ लेगा, कंपैरिजंस कर ही नहीं पाएगा दो अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ सवाल एक ही उठता है कि सर क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, वो आपको अपने बिजनेस के स्केल को देख करके डिसाइड करना होता है। जैसे मान लो मैं करोड़ों का बिजनेस कर रहा हूँ, जैसे रिलायंस है, करोड़ों का बिजनेस है बेटा, बहुत बड़ा। अब अगर उसका लेट से 10,000 रुपए का कोई एक्सपेंस है जिसका ट्रीटमेंट वो एक पर्टिकुलर तरीके से कर रहा है, जिसके लिए उसको आइडियली तो नोट देना चाहिए, पर क्या वो सिग्निफिकेंट है उसके लिए? क्या वो 10-20 हजार रुपए की, लाख रुपए की चीज उसके लिए सिग्निफिकेंट है करोड़ों में? जहाँ वो 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, पता नहीं 5,000 करोड़, तो फिगर भी नहीं पता कितनी करोड़ों होंगे। तो अगर इतने करोड़ों का बिजनेस कर रहा है तो उसमें क्या ये छोटा मोटा अगर एक्सपेंस कर भी रहा है वो हजारों का, 10,000, 1,00,000, तो क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं है। तो अगर उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हमें बतानी भी थी तो हम नहीं बताएंगे, छोड़ना यार, इसको क्यों बताना है। तो अल्टीमेटली हमें ये देखना पड़ता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, कि अगर इसको ना बताएं तो क्या सामने वाले का डिसीजन इंपैक्ट होगा? क्या इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन है वो? उसके हिसाब से डिसाइड होता है क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में आप कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, क्लियर?